जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए लेक्चर नंबर 3, जिसमें क्या पढ़ना हमको कि अधिशोषण समतापी। ठीक दोस्तों, इसमें हमको क्या पढ़ना है? अधिशोषण समतापी। ये खासकर ठोस और गैस के लिए बनाया गया है। इसके लिए खासकर ये ठोस और गैस के लिए बनाया गया। जैसे कि कोई यदि ठोस है, कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ की सतह पर कोई अगर गैस आ रही है, कोई गैस की अधिशोषित जो मात्रा होगी उसके बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाया जाएगा। उस ग्राफ को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसको केवल हम लोग प्रायोगिक रूप से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार और बढ़िया समझ लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी ठोस पदार्थ रहेगा, ये केवल ठोस और गैस के लिए है। ऐसे करके द्रव और ठोस के लिए भी होगा, जो कि आगे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ठोस की सतह पर जब कोई गैस अधिशोषित होती है, उसमें एक बात क्या होती है, इसका ताप। इसका जो ताप हो वो क्या रहे, एक नियत रहे। मतलब ये ताप जो है एक निश्चित हो। क्या हो? ताप निश्चित हो। ताप कैसा होना चाहिए? एक निश्चित ताप पर लिखा गया है। यानी कि कहने का मतलब एक स्थिर ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर ताप होना चाहिए। तो स्थिर ताप हो, यदि हम इस गैस को इस पर अधिशोषित करवा रहे हैं, इसका जो ताप हो ये निश्चित स्थिर हो, मतलब एकदम एक कांस्टेंट करवाने के साथ साथ उसका दाब भी बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाब भी बढ़ा रहे हैं। तो जो ये अधिशोषक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अधिशोषक की जो द्रव्यमान है, जितना ज्यादा द्रव्यमान है अधिशोषक का, और जो गैस की मात्रा है, उस गैस की मात्रा को हमने कहा यक्ष। तो जो इनका अनुपात होगा, वह दाब के 1/n घात के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही हमारा वक्र मिलता है, यही ग्राफ मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। सम का मतलब होता है कि समान, ताप का मतलब है ताप। ताप मतलब एक स्थिर होना चाहिए, परंतु उसका जो दाब है वो परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसका दाब हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसका ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने गैसों को अधिशोषित करवाएंगे तो हम इसको 3 कंडीशन में देखेंगे। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहला, यदि हम दाब को क्या करते हैं? उच्च रखते हैं। दूसरा, यदि दाब को हम मध्यम रखते हैं। यदि हम दाब को क्या रखते हैं? एकदम निम्न रखते हैं। तो तीनों कंडीशन को बारी बारी देखेंगे और तीनों कंडीशन से हम लोग इस सूत्र का निगमन करेंगे कि कौन किस में क्या होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा स्थिर ताप पर, यानी इसका ताप जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए, पर दाब के साथ परिवर्तन, मतलब इसका हम दाब जो है गैस को इस पे दबाने का जो परिवर्तन है दाब, उसका दाब का हम परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस सब करने के बाद हमको इनके बीच क्या मिलेगा? दाब और इसकी मात्रा का जो अनुपात होगा वो इसके दाब के 1/n घात के समानुपाती होगा। या ऐसे करके एक वक्र ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ के माध्यम से अगर व्यक्त करेंगे तो उसे कहेंगे अधिशोषण समतापी। ठीक दोस्तों, ये सर्वप्रथम फ्रेंडलिक ने समतापी वक्र, यानी कि अपने समतापी वक्र के द्वारा इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पे ये सूत्र को दिया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किया था ये प्रयोग 1903 में। ठीक है दोस्तों, किस सन में? 1903 में किया था उन्होंने। 1903 में उन्होंने इनके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रयोग पर आधारित संबंध दिया। वो संबंध हमको यहाँ पे मिलता है। संबंध क्या है? x बटा, ये x क्या है कि किसी ठोस की सतह पर जो अधिशोषित गैस आ रही है, जो ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस आ रही है, और जो यम है वो अधिशोषक की मात्रा है। अधिशोषक की क्या है? मात्रा है। तो अधिशोषक की मात्रा इस पे आके लग रही है, अधिशोष्य की मात्रा अधिशोषक पे आके लग रही है, पृष्ठ पे क्या हो रहा है? चिपक रहा है। तो गैस ज्यादा से ज्यादा चिपकेगी, वो उसका मान क्या होगा? यक्ष। और जितनी जगह पे चिपकेगी, जिस पर चिपकेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये इसके प्रयोग के द्वारा हमने एक सूत्र निकाला।
इस सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग, x बटा के m समानुपाते p 1/m। ठीक है दोस्तों, चलिए। या फिर इसको अगर हम कोई भी कांस्टेंट का चिन्ह हटाते हैं, कोई भी कांस्टेंट का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि k लग जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट k लगा सकते हैं अपने से। तो हमने कांस्टेंट k लगा दिया, जहां k और n जो है वो नियतांक है। और इसमें 3 बातें याद रखनी होगी कि यहाँ पर ताप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कि जो ये निर्भर करेगा किस पर, ताप स्थिर अगर रहेगा तो उस पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर, गैस कैसी है, कैसी अधिशोषित हो रही, ज्यादा हो रही कि कम समय में। और तीसरा क्या होगा कि तीसरा वाला होगा कि अधिशोषक की मात्रा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, अधिशोषक की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, उच्च रखा जाए तो इसके लिए ग्राफ बनेगा, उसी ग्राफ को हम लोग सीखेंगे। पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि किस ताप पे कौन क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला मतलब कहने का ये है कि अगर हम, ये हमने क्या सीखा, ये क्या है हमारा, ये दाब है, ये गैस की अधिशोषित गैस की मात्रा है, और ये क्या है, द्रव्यमान है किसका, अधिशोषक का, जिस पर आके अधिशोष के पदार्थ यानी कि गैस जो है जिस पर आके लग रही है। ठीक है, जिस पर गैस आके लग रही है, और जो गैस लग रही है उसको हम x से बोल रहे हैं, जो गैस की मात्रा उसको x से दिखा रहे हैं, और जितनी सतह पर यानी कि जिस अधिशोषक पे आ रही, जितने द्रव्यमान पर आ रही, उसको बोलेंगे हम क्या लोग, अधिशोषक बोलेंगे। ठीक है, अधिशोषक की मात्रा। और जो P है उसका यदि गैस का दाब बढ़ा रहे हैं अधिशोषित करने के लिए तब। और इसमें जो 1/n है ये उसके निम्न दाब उच्च दाब की संख्या, मतलब ये एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है, n और k जहाँ एक नियतांक है। इसमें इसका फैक्ट ये है कि यदि ताप स्थिर है तब ये नियम होगा। दूसरी बात, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। गैस अगर कैसी है, कौन ज्यादा अधिशोषित हो रही, कौन कम, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और तीसरी बात ये है कि अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक जितना आप लेंगे गैसों की मात्रा उतना ज्यादा अधिशोषित होगी। और एक बात और है कि दाब पर भी निर्भर करेगा। अगर दाब को बढ़ाते हैं, दाब को कम करते हैं, और दाब को क्या करते हैं, मध्यम रखते हैं, तो इन्हीं तीनों कंडीशन को हमको देखना है। तो तीनों कंडीशन में पहली कंडीशन हमारी क्या है कि यदि हम दाब को कैसा रखें, दाब को रखें निम्न, क्या रखें, निम्न दाब पर रखें, तब इस कंडीशन में जो n का मान होता है, 1 जो n का मान होता है वो होता है हमारे पास 1। यदि दाब को हम निम्न रख रहे हैं, दाब को यदि निम्न रखा जाएगा तो उस कंडीशन में 1 जो n होगा, ये पावर है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मान ये फिक्स रहता है। तो इतना हो जाएगा। अब हम यदि इस समीकरण में यानी कि फ्रेंडली समीकरण में इस 1 के मान को रख दें तो देखते हैं क्या मिलता है। x बटा क्या हो जाएगा, m, ये वाले समीकरण से रखते हैं या इस वाले समीकरण से रखते तभी आएगा। k और p, 1/n का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो इसका मतलब यही आएगा। जब ये यही आएगा तो हम k को क्या कहते हैं, समानुपाते। तो या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि x बटा के जो m है वो क्या करेगा, समानुपाती होगा p के, यानी दाब के समानुपाती होगा। यानी कि निम्न दाब पर क्या होगा, निम्न दाब पर हमको फार्मूला ये निकल के आएगा। इसको अभी ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, x बटा के m समानुपाती जो है p के, ये वाला। दूसरा पॉइंट, यदि हम दाब को क्या रखते हैं, मध्यम रखते हैं, क्या रखते हैं, मध्यम दाब देते हैं। तो जब मध्यम दाब देंगे तो वहां पे जो n की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 1 से, मतलब 1 से कुछ भी हो सकता है बड़ा। क्या रखेंगे, मध्यम दाब यदि लेंगे तो n का मान जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास ये सूत्र निकल के आएगा कि x बटा के m बराबर के p की पावर 1 बटा के n को ही रखा जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको हटाएं तो क्या मिलेगा, x बटा के
m और समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा p की पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र मिलेगा। इसी पे हम लोग आगे ग्राफ को खींचेंगे और इसी पे हम आपको इसकी प्रवणता के बारे में बताएंगे, क्या होती है प्रवणता, कैसे होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट क्या है, उच्च दाब। यदि हम गैसों का दाब अधिशोषक की सतह पर गैसों को ज्यादा से ज्यादा दबाव देकर अधिशोषित करवाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उच्च दाब पर हमारे पास जो n की वैल्यू होगी 1/n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो x बटा के क्या हो जाएगा m। अब इसी सूत्र में जहां 1/n उसकी जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो अगर हम रखते हैं तो मिलेगा क्या, p और इसकी घात क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1/n की मान कितनी है। हाँ, तो यदि दोस्तों हम उच्च दाब रखते हैं तो n का मान 1/n का मान क्या होगा, 0 होगा। जब 1/n का मान 0 होगा तो कहने का मतलब जो सूत्र हमने ये वाला निकाला था, इस वाले सूत्र में हम लोग रखेंगे 1/n की जगह 0। तो जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान होता है 1। तो हो जाएगा x बटा के m बराबर क्या मिलेगा, केवल k मिलेगा। मतलब कहने का ये कि जब हम दाब को उच्च रखते हैं तो k आ रहा है, k मतलब नियतांक, एक नियत मान आएगा। क्या आएगा, एक नियत, मतलब कहने का एक नियत मान से क्या होगी, जो गैस होगी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण समतापी। ये हमारे पास ये हेडिंग थी। इस हेडिंग को बताना क्या है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषक रहेगा, अधिशोषक पर जितनी, और ताप कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर ताप हमारे स्थिर है तो अधिशोषक की सतह पर गैसों को हम अधिशोषित करवाएंगे तो उस पर दाब लगा के अधिशोषित करवाएंगे, उस दाब में परिवर्तन करवाएंगे, और परिवर्तन करवाएंगे तो कितनी गैस की मात्रा उस पर क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, इन संबंध को यदि हम ग्राफीय विधि से दिखाएं, वक्र के रूप में दिखाएं, रेखा के रूप में दिखाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। और इसको अभी हम ग्राफ इस पे बनाएंगे। और दूसरी बात, इसको प्रयोग में किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, फ्रेंडलिक ने किया था, जिसको बोला जाता है फ्रेंडलिक का समतापी वक्र, प्रक्रम या वक्र बोले। तो यहाँ पे 1903 में इनके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य, वही बता हमने कि इसका मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, उनके और दाब के बीच में एक संबंध दिखाया, एक वक्र के रूप में दिखाया इन्होंने। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेंडलिक का समतापी वक्र कहते हैं, जिसका लिए सूत्र ये था। अब इसके बाद हमने कहा कि ये यहाँ पे n और k जो होगा वो नियतांक होगा, और नियतांक होगा तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ये जो चीजें आपस में है तो इन किन किन बातों पर निर्भर करती है। ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात, गैस की प्रकृति कैसी है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भरता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं निर्भरता, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि गैस कैसी है। और दूसरा, अधिशोषक की मात्रा पर निर्भर करेगा, अधिशोषक कितनी मात्रा में है उस पर निर्भर करेगा। चलिए आगे इसका हम देख लेते हैं। पहला, निम्न ताप पे क्या होगा, उच्च ताप पे, मध्य ताप पे क्या होगा, सॉरी ताप पर क्या होगा, निम्न ताप पर क्या होगा, मध्यम ताप पर क्या होगा, और उच्च ताप पर क्या होगा। पहली बात तो दाब, निम्न दाब को रखा जाएगा तो मान होता है उसका 1/n का मान कितना होता है हमारे पास, 1/n का मान 1 होता है। तो समीकरण में 1/n की जगह रखेंगे तो p का मान क्या आएगा 1, और मिलेगा क्या, x/m बराबर kp। मतलब डायरेक्टली उसके समानुपाती मिल रहा है, किसके, दाब के। जितना दाब बढ़ाएंगे या जितना दाब निम्न करेंगे उतना ही गैस की मात्रा क्या होगी उस पर अधिशोषित है। मतलब कहने का जितना आप दाब को नियत रखते हैं वो नियम वैसे ही चलेगा। दूसरी बात, मध्यम दाब पर अगर मध्यम दाब लेते हैं तो उस कंडीशन में n का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, एक्सपेरिमेंटल है। तो x/m बराबर क्या मिलेगा, kp 1/n। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मान हमको मिला वही मिलेगा, क्योंकि एक यहाँ पे 1 से अधिक कुछ भी हम ले सकते हैं, तो प्रयोग के आधार पे ही लेंगे तब वहां पे मान। तीसरी बात, उच्च दाब रहेगा तो उसके लिए प्रायोगिक मान जो होता है 1/n होता है, 1/n का मान कितना 0 होता है। तो x/m बराबर क्या लिखेंगे, kp और p की घाते कितना हो जाएगा 0। मतलब दाब यहाँ पे कुछ नहीं लिया जा रहा, शून्य लिया जा रहा है, सॉरी दाब ज्यादा लिया जा रहा है तो उसका घात कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या का मान 0 होता है उसका मान होता है 1।
और 1 हो गया, तो इस कंडीशन में क्या निकल गया, x बटा के m बराबर केवल क्या आएगा, के का मतलब क्या है कि नियतांक, यानी कि अधिशोषण गैस की मात्रा उच्च दाब पर क्या होती है, नियत होती है। चलिए इन तीनों का हम ग्राफ खींच के देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, ये क्या होता है एक्स अक्ष। तो इस वाले वाई अक्ष को जो लेंगे और ये एक्स अक्ष को लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो होगा, ये वाली लाइन ये हमको दिखाएगी अधिशोषित गैस की मात्रा अधिशोषक पर, ऐसे इधर की तरफ ये बढ़ेगा और इधर की तरफ आपका दाब बढ़ेगा। ठीक है, इधर की तरफ क्या बढ़ेगा, आपका दाब बढ़ेगा। यदि हम पहले वाले पे निम्न दाब पर लेते हैं, निम्न दाब पर क्या मिल रहा है कि निम्न दाब पर हमको ये मिल रहा है कि x बटा के यम दाब के समानुपाती होगा। यदि हम निम्न दाब में ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं इसको, तो हमको ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा, मतलब क्या मिलेगा, ये ग्राफ ये वाला मिलेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमको अगर ग्राफ नियत है, सॉरी निम्न है, अभी कम है, थोड़ा सा क्या है, कम है। जब कम है तो हमने खाली इतना ही लिया, यहीं पे लिया। जब यहाँ पे लेंगे तो हम मान लेते हैं हमने अधिशोषक गैस की मात्रा को इतना लिया, दाब हमने इतना बढ़ाया, दाब बढ़ाया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निम्न दाब। अगर हम निम्न दाब यहाँ पे ले रहे हैं, अधिशोषक गैस की मात्रा यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x बटा जो m है, इसके लिए क्या निकल के आया था, समानुपाती किसके, p, ये इसके लिए निकल के आया था। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x बटा के m समानुपाती क्या हो जाएगा, ये इसके लिए था, मतलब एक निम्न दाब रहेगा तब, कम दाब पे। अब हम क्या करते हैं, मध्यम दाब, मतलब थोड़ा सा निम्न दाब से अधिक बढ़ा के लेते हैं। थोड़ा सा जब बढ़ा के लेंगे, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने, निम्न दाब कर दिया। जब निम्न दाब कर दिया हमने, जब निम्न दाब कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हमको मिला, दाब को हम बढ़ा रहे हैं, दाब को हमने क्या किया, ऐसे बढ़ा रहे हैं, मतलब दाब इधर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, और तब इसकी मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, इसकी मात्रा, यानी कि ये क्या है हमारे पास, अधिशोषित गैस की मात्रा, इस पे क्या परिवर्तन आ रहा है, इससे परिवर्तन ये आ रहा है कि हमको मिल रहा है x बटा के m जो समानुपाती होगा वो p की घाते 1 बटा n पर निर्भर करेगा, ये मिलेगा। तीसरी पॉइंट ये हमारी, तीसरी पॉइंट हमारी ये है कि अब यहाँ पे तीसरा बराबर है, यदि हम उच्च दाब को लेते हैं, उच्च दाब को बढ़ाएंगे, दाब को यदि बढ़ाएंगे तो उसमें जो अधिशोषक की अधिशोषित गैस की मात्रा है वो क्या मिलेगी, नियत मिलेगी। कैसी मिलेगी, नियत मिलेगी। यदि हम दाब को उच्च करते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को क्या मिला है कि अधिशोषित गैस की मात्रा नियत मिल रही। आप चाहे दाब को उच्च करें, लेकिन गैस जो अधिशोषित होगी उसी नियत मान से अधिशोषित होगी, मतलब एक निश्चित मान से वो अधिशोषित हो रही। तो हम क्या करते हैं, दाब को यदि उच्च कर देते हैं, अब दाब को अगर उच्च करते हैं तो गैस का, अगर दाब को हम बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से हमने यहाँ बढ़ाया, अब इसको दाब को हमने थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मध्य मिल रहा है, ये बीच में मिल रहा है, और इसके बाद अब दाब को अगर यहाँ से बढ़ा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है कि दाब अगर हम बढ़ा रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं, तो जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो एक हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी, नियत मिलेगी। हर एक पॉइंट में नियत मिलने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट में नियत मिलने का मतलब क्या है, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मध्य के लिए ये वाला है। और आपको नियत वाला क्या मिलेगा, नियत का मतलब क्या हो जाएगा कि x बटा के m जो किसके नियत समानुपाती है। ठीक है, देखिए हमने तीसरे वाले को निकाला था। उच्च दाब, अगर हम दाब को बढ़ा रहे हैं, दाब को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दाब को अगर बढ़ा रहे हैं तो जो उसका नियत द्रव्यमान का मात्रा है और अधिशोषित गैस की मात्रा है वो एक नियत मान से क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब कुछ नहीं बढ़ेगा, केवल जितना भी आप दाब बढ़ाएंगे वैसे सिंपल फार्मूले को हम लोग एक बार एक और तरीके से देख सकते हैं, जो कि आप लोग गणित में 10 में पढ़े होंगे कि एक फार्मूला होता है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास, आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी। ये प्रवणता के लिए भी देखा जाता है, y बराबर mx प्लस सी बराबर होता है प्रवणता के लिए। जो m होता है वो होती है हमारी प्रवणता, टेजेंट। ये क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, x का मान होता है x अक्ष पे होता है, ये क्या होता है y अक्ष पे होता है, कोई ना कोई y का मान होगा। ठीक है, आपको देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, लघुगणक ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक का मतलब होता है कि लॉग लेने पर, लघुगणक या क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं।
लॉग लेने पर दोनों पक्षों में ले लेते हैं लॉग। जब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बटा क्या मिलेगा, m, ये मिलेगा बराबर। इधर लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग के, ये गुणा है तो गुणा में लिखेंगे k1, ठीक है, ये मिलेगा। तो लघुगणक का ये नियम होता है, लघुगणक का ये रूल होता है कि यदि कोई संख्या लॉग गुणे में m इंटू क्या लिखी गई है, l लिखी गई, तो उसको फार्मूले के तौर पे अगर बदलेंगे तो वो प्लस मिल जाएगी, लॉग m प्लस का क्या हो जाएगा, लॉग m। ये आपको याद रखना है। यहाँ से फार्मूले को हम इस पे लागू करेंगे। देखो दोनों ये गुणनखंड गुणन के रूप में, देखो यहाँ पे जैसे इसके जैसा इसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग। फार्मूला अगर लगा रहे हैं इसमें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बटा के m, लॉग एक्स बटा के m। यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि लॉग को इसको दो पदों में तोड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा क्या कि अगर गुणन में है तो लॉग को दो भागों में तोड़ेंगे तो प्लस में जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो पहला वाला m की जगह क्या है के, तो लॉग हो जाएगा के। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू का मतलब होता है प्लस, लघुगणक में तो प्लस, और लॉग क्या हो जाएगा p की पावर n बाई 1/n, ये मिलेगा। एक और रूल होता है दूसरा, पहला ही था, ये दूसरा क्या था, दूसरा क्या होगा, यदि कोई लॉग वाली संख्या लिखी है, लॉग जैसे हमने बोल दिया लॉग x लिखा है और इसकी घात n लगी है, इसकी घात क्या लगी है, कोई भी घात लगी है, लॉग के बगल में जो भी गिनती है अगर उस पे घात लगी है उस घात को हम पहले ला के लिख देते हैं n log x, ये हमको मिलता है सूत्र, ये दूसरा वाला सूत्र। इसी सूत्र को हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाकी सब लोग ऐसे रखेंगे। तो ऐसे हमने तो इसको रख दिया, x बटा क्या हो जाएगा m बराबर, इसको log k मानेंगे। log k मतलब होता है कोई भी गिनती हो सकती है, k मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट गिनती। फिर आगे यहाँ पे क्या करेंगे हम इस पे 1/n को बाहर लाएंगे, 1/n को हमने क्या लिया, बाहर लिया। फिर क्या बचेगा हमारे पास, log केवल p बचेगा। तो अब इसकी इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे, इस समीकरण की सरल रेखा वाले समीकरण इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो पहले हमारे पास इधर बराबर क्या होगा, y बराबर, ये देखिए गिनती है तो हमने कहा जो c होगा गिनती होगी, तो इसको हम पहले c लिख दें प्लस ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m का मान, तो m प्लस x ये मिलेगा। ये x की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, और ये क्या है, गिनती है कोई, और ये वाली क्या है, y की वैल्यू है। अगर इसका हम ग्राफ खींचे बगल में, अगर इसका ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ खींचे तो हमको क्या मिलेगा कि यहीं पे कोई पॉइंट c लेते हैं, ये c वाला पॉइंट यहाँ पे अगर ले लेते हैं, और एक बात याद रखना, यदि m का मान धनात्मक मिलता है तो जो उसकी प्रवणता होगी, यानी कि जो वक्र रेखा होगी सीधे जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर धनात्मक मिल रहा है तो रेखा जो होगी ग्राफ में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ। यदि m का मान ऋणात्मक मिलता है तो ग्राफ जो होगा नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ से हमको ग्राफ को देखना है तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे जो m के मान पर डिपेंड करेगा। m क्या है, पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है तो ऊपर बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है y x दिखा रहा है, y x क्या दिखा रहा है, y x किसको दिखा रहा है, x बटा m को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, x बटा के m को दिखा रहा है। तो log x बटा m को ये दिखा दिया y वाला। और ये क्या दिखा रहा है, c दिखा रहा है। c क्या दिखा रहा है, log k को दिखा रहा है। ये c जो है ये क्या दिखा रहा है, log k को दिखा रहा है। और ये जो है m है वो क्या दिखा रहा है, 1/n। ये 1/n कहाँ पे मिलेगा हमको, हाँ यहाँ पे 1/n को दिखा रहा है। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है x क्या दिखा रहा है, दाब बढ़ रहा है। दाब मतलब ये वाला रेखा y, x जो दिखा रहा है x अक्ष, x अक्ष को दिखाएगा, x वाला x अक्ष को दिखाएगा तो इस पे मिलेगा। ये क्या मिलेगा, log p, ऐसी की तरफ पड़ेगा, ये वाला इधर की तरफ पड़ेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ था। आप इस पर इसके जैसे भी आप ग्राफ खींच सकते हैं, या फिर पीछे हम जो बताए थे उस पर भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। दोनों का ही ग्राफ बहुत ही आसान है। और इसको अगर नहीं समझ फिर से एक बार बता दे रहे हैं, दोनों तरफ समीकरण में लघुगणक लेंगे। लघुगणक का क्या होता है, फार्मूला इतना हो जाएगा। तो इसमें दो गुणनखंड का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखे log m प्लस log n। दूसरी बात, दूसरा ये होता है फार्मूला log x की पावर n है तो n को हम आगे ले लेते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद जो समीकरण बना है इसकी तुलना सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c से करेंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये y होगा, और उसके बाद ये जो गिनती वाला पार्ट होगा वो c कहलाएगा, और जो उसके साथ ये वाली गिनती होगी वो m का मान होगा, और ये जो होगा ये log p हो जाएगा, वो x की वैल्यू है। तो x अक्ष को इस पे रखेंगे, y अक्ष को इस पे रखेंगे, और जो वैल्यू आ रही है
m का मान वो प्रवणता आपको यहाँ दिखाना है, स्पर्श रेखा वहां पे दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें जब सभी का मान रखा तो अब चेक करेंगे कहाँ कहाँ रहता है। हमने कह लिया मान लेते इस पे कोई भी बिंदु C हमको दिखाना है, C वाला कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अधिशोषण गैस की मात्रा जो है C है, अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो C अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये C हो गया। अब हमको y अक्ष पे क्या दिखाना है, y अक्ष पे ये दिखाना है log x बटा के m। तो हम इस अक्ष पे क्या दिखाएंगे, x बटा के log, सॉरी यहाँ पे क्या है m रहना चाहिए, यहाँ पे m, तो log x बटा के m दिखाएंगे। अब ये x वाले अक्ष पे क्या दिखा रहा है, x वाले अक्ष पे दिखा रहा है log p, तो log p हमने दिखा दिया। और जो C वाला पॉइंट हमने स्टार्ट किया था वही कोई गिनती है, तो गिनती से स्टार्टिंग करेंगे तो गिनती को C पे लिख देंगे। अब इनका जहां तक जाएगा तो वो किसका मान हो जाएगा, प्रवणता यानी n का, जहां स्पर्श करेगा वहां। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसे ही सभी पार्ट मिलते रहेंगे, केमिस्ट्री का आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।